ओशो कहते हैं विचार का साक्षी बने, विचारों को देखें। तो विचारों को कैसे देखा जा सकता है, इसके बारे में कुछ मित्र ने प्रश्न पूछा है। क्या ये संभव हो पाता है कि हम विचारों को देख सकें? क्या विचार चल रहा है मन में, क्या नहीं चल रहा है, उसको ऐसे ही क्या देखा जा सकता जैसे हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं, जैसे बाहर किसी आदमियों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, या अपने शरीर को देखते हैं? क्या ये संभव है? क्योंकि हमारे अनुभव में तो ये संभव लगता नहीं है। हमारे मन में तो जब भी विचार चलता है, हम विचारों से एक ही हो जाते हैं। और विचार हमको जहाँ ले जाता हम वहीं चले जाते हैं, उसी को सच मान लेते हैं। विचार हमको स्वप्न दिखाता है तो हम स्वप्न में ही चले जाते हैं, एकदम से स्वप्न सच हो के आता है। रात में जब हम सोते हैं तो जो स्वप्न है वो क्या है? वो विचारों का खेल ही है, जो हमारे अंदर अनकॉन्शियस माइंड में छिपा पड़ा था। जो विचार वो बाहर उबल के आया, पर्दे में दिखाई देने लगा। दिन में पर्दे में दिखाई नहीं पड़ता था, क्योंकि दिन में हम जागरण में थे, या हम दिन में उन विचारों को पीछे चलते थे जो वास्तविक हमको लगता है। जो संसार हमको, भौतिक संसार जो अनुभव आता है, उसको हम सच मानने लगते हैं। तो इसलिए जो स्वप्न में दिखाई देने वाले विचार है, वो स्वप्न संसार है, वो हमको अनुभव नहीं आता है। ऐसे ही स्वप्न में जो हम संसार देखते हैं उसको सच मानते हैं, तो फिर ये संसार वहाँ नहीं जाता है। अगर ये संसार भी वहाँ जाता है तो आप स्वप्न ही नहीं देख पाएंगे, आपको पता होगा तो ये तो झूठ है, असली तो ये है। तो हमारी ये स्थिति है, जो भी हमारे आगे आता है, हमारे मन में जो भी चलता है, हम उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, उससे हम संबंधित ही हो जाते हैं। कुछ क्षण उसके दूर रह नहीं सकते, उससे संबंध हटा नहीं पाते। जैसे कोई प्रेमी होता है, अपने प्रेमी से संबंध हटा नहीं पाता, लाख कोशिश करता है, मगर वही का वही मन में आ जाता है। ऐसे ही मन में विचार भी आते हैं तो हम एकदम से उससे संबंधित हो जाते हैं। उन विचारों के प्रति हम कहेंगे या बहुत बुरा विचार आया, ऐसा नहीं आना चाहिए था, या कहेंगे बहुत अच्छा भी विचार आया, यही विचार आना चाहिए। तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे मन में अभी ये विचार आया और मैं वो विचार नहीं हूँ, मैंने जाना कि वो विचार आया। तो अच्छा है कि बुरा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो कोई बाहर की चीज़ है। अच्छी हो तो वो जाने, बुरी हो तो वो जाने, मैं तो उसका दृष्टा, उसको देखने वाला हूँ। तो इस तरह हम कभी विचारों के साथ व्यवहार कर नहीं पाते, तो बात बड़ी मुश्किल हो जाती है। मगर इसको अच्छे से आप समझेंगे और इसका आप प्रयास करेंगे तो ये भी संभव हो जाता है, क्योंकि यही वास्तविकता है। सत्य यही होता है कि हम विचार नहीं होते, हम स्वप्न भी नहीं होते। तो आदत के कारण हम ये अभ्यास कर नहीं पाते, मगर इसको पहले अच्छे से समझना होगा। पहली बात ये समझनी होगी कि मैं विचारों को देख सकता हूँ, इस बात पर भरोसा करना चाहिए। हम पहले ही बहुत जटिल बना देते हैं बातों को, ये तो बहुत जटिल चीज़ है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको साधी नहीं, मैंने अभी तक इसको जाना नहीं, इसलिए ये बात बड़ी जटिल होनी चाहिए। तो हम पहले इसको जटिल बनाते हैं, मानते हैं, तो हमारी ये मान्यता फिर जटिल बना देती है, हमको ही विश्वास नहीं होता। तो ये मान्यता बनाएं कि आप अगर इस बात पर भरोसा करते हो कि आप अगर चाहते हो तो आप अपने विचारों को देख सकते हो, आप अपने विचारों से अलग हो सकते हो। तो इस बात पर भरोसा करना है पहली बात। फिर दूसरी बात, विचारों को देखने के लिए विचारों के प्रति
आपको साक्षी का भाव रखना है या तटस्थता की दृष्टि रखनी है, क्योंकि जिस चीज़ को हम देखना चाहेंगे उसको हम तभी देख पाएंगे जब हम रुकेंगे और उसके साथ कोई भी नाता नहीं बनाएंगे, उसके साथ चिपकेंगे नहीं, तो ही हम उसको देख पाएंगे। जैसे हमारी आँख है वो उसी चीज़ को देख पाती है जो उससे चिपकी हुई नहीं है, जो उससे बाहर है। इसलिए आँख सभी चीज़ को देख पाती है मगर खुद को नहीं देख पाती, क्योंकि खुद के साथ तो वो चिपकी हुई है। आप आँख के आगे कोई चीज़ लेकर आओ, नज़दीक लेकर आओ और आँख में ही चिपका दो, तो उस चीज़ को आँख देख नहीं सकती। तो उस चीज़ को देखना है तो आँख के पास लाकर उसको चिपकाना नहीं है, उसको थोड़ी दूरी में रखना है, तभी आप उसको देख पाएंगे। ऐसे ही विचारों के साथ भी थोड़ी दूरी बनानी है, विचारों के साथ भी चिपकना नहीं है। जैसे हम किसी चीज़ को देखने के लिए किसी चीज़ को आँख में ही चिपका लेते हैं, तो ऐसे हम विचारों को चिपका लेते हैं। जो हमारे भीतर साक्षी का भाव है, जो विचारों को देखने की शक्ति है, उस शक्ति के आगे विचारों को हम चिपका देते हैं, जैसे आँख में कोई चिपका देता है। तो इसी कारण हम उसको देख नहीं पाते। तो दूसरी बात यह है कि थोड़ी दूरी बनानी है, दूरी में रखना है उस चीज़ को जिसको आप देखना चाहते हैं, आँख में उसको चिपकाना नहीं। तो हम साक्षी के साथ कैसे ये विचारों के साथ साक्षी कैसे चिपका है, इसको समझना है। जब हम विचार के प्रति सही या गलत का व्याख्या करते हैं, जब हम विचार को महत्व देते हैं, तब हम विचार के साथ चिपक जाते हैं। जैसे आप बैठे हो और पास से एक लड़की गुजरी और आपके मन में एक विचार आया, जो भी हो, और आप तुरंत उस विचार के साथ एक हो जाओगे, आप उत्तेजना से भर जाओगे। लड़की को आपने देखा, आपके मन में कुछ सेक्स से रिलेटेड सवाल आए, विचार आए, और आप उन विचारों के साथ चिपक गए और फिर आप अंधे हो गए। फिर आपको लूटा जा सकता है, फिर वो लड़की भी आपको लूट सकती है। ऐसे ही लड़कियां लूट लेती है, ये बाज़ार है जो सब लूट लेता है हमको। जो भी विषयों के साथ चिपकेगा वो लूटा जाएगा, क्योंकि वो लूटा ही गया। जैसे एक तितली होती है, रोशनी उसको बहुत पसंद होती है, तो ट्यूबलाइट के पास जब वो जाएगी और उसमें चिपकेगी तो फिर खुद ही वो भस्म हो जाएगी। तो विषयों के साथ चिपकना ये भस्म होना है, क्योंकि इसमें आपके भीतर कुछ बचा नहीं जो उससे भी बड़ा है ना। वो तो उसमें चिपक गया, आप वो ही हावी होने लगा और आपको किसी ने लूट लिया। तो आप कभी भी अपने मन का ऑब्जर्व करें कि हम कैसे विचारों के साथ चिपकते हैं। मन में विचार आया और हम उन विचारों के पीछे चले, उसके साथ चिपकने लगे, उसको महत्व देने लगे। तो आपके मन में आया विचार भविष्य का कि कल मेरा क्या होगा, तो एकदम से आप उन विचारों के साथ चिपक जाएंगे। फिर आप सोचने लगेंगे कहीं ऐसा तो नहीं होगा, फिर ऐसा तो नहीं होगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, तो चिंता से भर जाएंगे। फिर आप आशा भी जगाएंगे कि कल ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करके मैं इसको ठीक कर दूँगा। तो इस विचार के साथ आप खुश हो जाएंगे। आप विचारों के पीछे थोड़े खुश भी होते हैं, आशा है वो वास्तविकता नहीं है। आशा के कारण आप सुखी होते हो और निराशा के कारण आप दुखी होते हो। मगर निराशा करने की भी बात नहीं, आशा करने की भी बात, क्योंकि भविष्य तो अभी आया ही नहीं, भविष्य तो कल आने वाला है। तो आप आज हो, अभी हो, तो आप अभी भविष्य के बारे में सोच रहे हो, तो नेगेटिव भी सोच रहे हो, पॉजिटिव भी सोच रहे हो। तो नेगेटिव सोचने का भी कोई अर्थ नहीं, पॉजिटिव सोचने का कोई अर्थ नहीं। मगर विचार के साथ हम चिपकने का कारण, ये हैबिट के कारण हम सुखी भी होंगे भविष्य के लिए और दुखी भी होंगे। और ऐसा सभी जगह लागू होगा। जो भी विचार हमारे मन में आएगा
इसी तरह हम उसको लेंगे। और ऐसे ही हम अपने शरीर के साथ भी चिपके हैं। शरीर में भी कुछ संवेदनाएं घटित होगी तो हम उसके साथ चिपक जाएंगे और हम भी संवेदित हो जाएंगे। हम अपने शरीर के साथ चिपकने के कारण शरीर से उत्पन्न पीड़ा को झेलते हैं। इस बात को अच्छे से आप समझ। अगर आप जानते हो साक्षी भाव में देखने के लिए, तो आपका शरीर में कुछ भी हो आपको पीड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो उसका दृष्टा बन गए ना। तो किसी दूसरे के शरीर में कुछ पीड़ा हो तो आपको पीड़ा नहीं होता है। ऐसे ही आपके शरीर में भी कुछ हो तो आपको भी पीड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपका शरीर और उसका शरीर, उसका दो शरीर नहीं। उसका शरीर में पीड़ा हुआ, आपको नहीं हुआ, क्योंकि आप उसके शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हो। आपके शरीर के साथ कुछ हुआ तो आपको पीड़ा हो गया, क्योंकि आप अपने शरीर के साथ चिपके हो। तो आप जहाँ जहाँ चिपके हो वहाँ वहाँ आपको पीड़ा हो। और दूसरे के शरीर में भी के साथ भी आप चिपकोगे तो उसको कुछ होगा तो आपको भी कुछ हो जाएगा। आपका जो रिलेटिव है, संबंधी है, आप जिसे प्यार करते हो, तो उनके शरीर में कुछ घटित हो जाता है, कुछ बीमारियां हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपके शरीर में भी तनाव उत्पन्न हो जाता है, दुख चिंता पैदा हो जाता है। मगर जिसके शरीर के साथ आप चिपकते नहीं हो तो उसको कुछ भी हो जाए आपको कुछ भी नहीं हो। एक अपरिचित आदमी है, वो मर रहा है, तो आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपके शरीर में कुछ पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि आप उस शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हो। मगर जो मर रहा है वो जो आपका रिलेटिव है, तो आपके शरीर में कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप रिलेटिव के शरीर के साथ भी चिपके हो। ऐसे ही आप अपने शरीर के साथ भी चिपके हो। आप अपने शरीर को मानते हो कि ये मैं हूँ, तो इसको बहुत मूल्यवान मानते हो, तो इसमें उत्पन्न हुए होते वाले विचारों के साथ आप एक हो जाते हो। तो इसमें दूसरी बात समझने की ये है कि दूरी बनानी है, चिपकना नहीं है। और कैसे हम नहीं चिपक सकते हैं दूरी बनाकर, उसके साथ तादात्म्यता नहीं बनाए। और आप व्याख्या मत करो तो आप उसके साथ चिपकेंगे नहीं। आप व्याख्या कर दो, अपने शरीर को कह दो ये शरीर मैं नहीं, ये ऐसा ही है जैसे प्रकृति में कोई दूसरे का शरीर होता है, तो ऐसे ही प्रकृति से पैदा हुई, उसी से सांस लेती है, तो वहीं ये ख़त्म हो जाएगी और इससे मेरा लेना देना नहीं, तो इसके माध्यम से मैं प्रकट तो होता हूँ। तो इस तरह आप व्याख्या करो तो फिर शरीर के साथ कुछ होगा तो आपको कुछ नहीं होगा। आप अपने मन के साथ व्याख्या कर दो कि मन में जो भी विचार चलेगा वो इस समाज के द्वारा निर्मित विचार ही चलेगा, क्योंकि जो हमारे मन में विचार चलता है वो हमारा अपना नहीं होता है, वो समाज के द्वारा आपके भीतर आया हुआ होता है। अगर आप किसी दूसरे परिवार में पैदा होते तो आपके मन में दूसरे किस्म के विचार पैदा होते। आप गरीब परिवार में पैदा होते तो दूसरे किस्म के पैदा होते विचार, धनी परिवार में होते तो दूसरे किस्म के विचार पैदा होते। महिला पैदा हुई तो आप एक किस्म का विचार चलेंगे, पुरुष पैदा हुई तो दूसरे किस्म के विचार। तो जो विचार है वो पैदाइश नहीं है ना, वो सोसाइटी के द्वारा, मान्यताओं के द्वारा, विश्वासों के द्वारा, डर, चिंता, तनाव, सांसारिक अनुभव, तो इनके द्वारा वो उत्पन्न है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विचार हमारा निजी स्वभाव नहीं, वो मौलिक नहीं है, हमारा मौलिक नहीं। तो हमको तो मौलिकता को जानना है कि हमारे भीतर मौलिक क्या है। तो इस तरह व्याख्या करने से आपको आपकी दूरी हो जाएगी उस विचार के साथ, उस शब्द के साथ। जैसे किसी दूसरे के शरीर में कुछ हो रहा हो, अगर आप व्याख्या करते हो तो मेरी पत्नी है, मेरे बाप है, तो आपको दुख होगा। अगर आप व्याख्या करेंगे ये तो अपरिचित है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं। तो इसका अर्थ अपने माँ और बाप को कुछ भी नहीं है मेरा, ऐसा समझना नहीं। इस तरह जानना है मेरा भी शरीर ऐसा ही शरीर है जैसे उनका शरीर है।
तो शरीरों में पीड़ा पैदा होने के कारण आत्मा को पीड़ा नहीं पहुंचता है। तो दूरी बनाने की कला यही है, इसी को साधना कहते हैं ना। दूरी बनाना है, बस विचारों से दूरी बनाना है, शरीरों से, दूसरों से, सभी चीज़ों से दूरी बना के जो कुछ भी है सभी को दृश्य में बदल देना है। वो दृश्य है ही, और जो हम अभी पैदा नहीं हुए साक्षी, उस साक्षी को पैदा करना। वो साक्षी तभी पैदा होगा जब आप सभी चीज़ों को दृश्य बनाओगे, उसके साथ चिपकोगे नहीं। तो इस साधना में आप अकेले बैठे हो, आपके मन में विचार चल रहा है, तो आप विचारों के साथ एक नहीं होगे। ऐसा नहीं कहोगे कि ये विचार क्यों चला, या ऐसा चलना चाहिए, या कोई विचार चला तो उसके पीछे नहीं जाओगे। 3 गलतियाँ होती है विचारों के साथ। एक, उसका हम खंडन या समर्थन करते हैं। एक खंडन करते हैं, एक समर्थन करते हैं, और एक पीछे जाते हैं। जब हम खंडन करते हैं तो उसको हम कहते हैं बुरा विचार आया और नहीं आना चाहिए था, तो हम उसका फिर विरोध करेंगे। और समर्थन हम उन विचारों का करेंगे जो हमको मज़े देता है, हमारे अहंकार को, आपको बड़ा आदमी बना देता है, आशा से भर देता है, तो उन विचारों का हम समर्थन करेंगे। और उन विचारों के हम पीछे जाएंगे जो विचार कहेगा कि आपको तृप्त कर देंगे, आपकी प्यास को मिटाएंगे। तो ये कहने वाले विचार है जो उनके पीछे जाएंगे। जैसे आपने किसी लड़की को देखा तो विचार जो आएगा वो आपको ये कहेगा कि तेरी प्यास मैं बुझाऊंगा, अगर तू इसके पीछे चलेगा तो तेरी प्यास मिट जाएगी। तो वो विचार न समर्थन करने वाले विचार है, न खंडन करने वाले, वो आपको पीछे ले जाने वाले विचार। तो आप एकदम से फिर उस लड़की के पीछे जाओगे, बाहर से नहीं जाओगे तो मन में जाओगे। एक ही बात है, बाहर से बाहर जाना, पीछे जाना, और मन से पीछे जाना। पहले आप मन से ही पीछे जाओगे, फिर बाद में बाहर से भी पीछे जाओगे। जब भी आप बैठेंगे रात को, सुबह को अकेले होंगे, तो उसका विचार आपके मन में आएगा लगातार, और आप उसके पीछे चलेंगे। आप ये सोचने लगेंगे कि कितनी सुंदर है, अगर ये मेरी हो जाती तो कितना अच्छा होता। तो उन विचारों के आप पीछे पड़ते जाएंगे, फिर आप बाहर भी उसके पीछे जाएंगे। तो समर्थन भी नहीं करना, विरोध भी नहीं करना, और पीछे भी नहीं। पीछे आप तभी नहीं जा पाएंगे जब आप जानेंगे कि वो व्यर्थ है। आपको महत्वपूर्ण लगेगा तो आप पीछे चले ही जाएंगे। तो हमारी दृष्टि अनुसंधान करने की होनी चाहिए ना, पीछे जाने की, समर्थन और विरोध करने की दृष्टि नहीं। हमारा जो मिशन होना चाहिए वो खुद को जानने का होना चाहिए, साक्षी को अनुभव करने का होना चाहिए। तो अगर ये हमारा मिशन है तो कोई भी विचार मन में आए आपको लूट नहीं सकता। आप उसका समर्थन भी नहीं करेंगे, विरोध भी नहीं करेंगे, और पीछे भी नहीं जाएंगे। आप उसको वहीं रहने देंगे, और विरोध भी नहीं, समर्थन भी नहीं। वो कितनी देर खड़ा रहेगा। आप कभी भी विचार करें, ये बिल्कुल वैज्ञानिक, आध्यात्मिक विज्ञान है, उसको आप अपने साथ में रहने दो, और उसका विरोध भी मत करो, समर्थन भी मत करो, तो वो एकदम से नदारत हो जाएगा। आप जहाँ भी ये नियम लागू होता है, बाहर भी किसी एक कुत्ते के साथ आप बैठे हो, आपके पास में एक कुत्ता है, आप उसका समर्थन भी करते हो, विरोध भी करते हो। जब आप समर्थन करते हो तब आप उसको बुलाएंगे, उसके सर पे हाथ रखेंगे। जब आप विरोध करेंगे उसको वहाँ से भगाएंगे। दोनों ही काम में कुत्ते आपको हमला कर देगा, कुत्ते आप पर हावी हो जाएगा। अगर आप उसको प्रेम करेंगे, उसके सर पे हाथ रखेंगे, तो वो आपके पीछे आएगा। फिर आप चलोगे तो भी पीछे आएगा, तो आपके ऊपर भी बैठ जाएगा। अगर आप उसका विरोध करते हो, वहाँ से धपाते हो, तो फिर
वो आपके विरुद्ध वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको दुख पहुंचाया ना, आपको असुरक्षा का अनुभव हुआ, आप उसको मार भी सकते हो। तो इसलिए वो आत्मरक्षा के लिए वो आपके ऊपर वो भी आक्रमण करने का प्रयास करेगा। मगर आप कुछ भी नहीं करो, न उसको वहाँ से भगाओ, न उसको गले लगाओ, तो वो आप पर कुछ भी नहीं करेगा। वो होगा और ज़्यादा देर वो टिकेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ टिकने का कोई अर्थ नहीं है। आप समर्थन करते तो टिकता, विरोध करते तो टिकता। आप कुछ भी नहीं करोगे तो कुत्ता वहाँ से चला जाएगा। इसके पास तो बैठने का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि कुत्ते को भी वहाँ पर रिलेटेड होने के लिए कोई ना कोई इश्यू चाहिए ना। आप उसको समर्थन करोगे तो इश्यू हो गया, विरोध करोगे तो भी इश्यू। ऐसे आप किसी आदमी के साथ व्यवहार करो। किसी एक अपरिचित आदमी है, आपके पास बैठा है, अगर आप उसको समर्थन करते हो तो आप उसके साथ बात करेंगे, तो जितना आप उसके साथ बात करेंगे वो भी आपके साथ बात करेगा, वो आप पर हावी हो जाएगा। वो आप अपने को आपसे बड़ा बताएगा, वो अपने को मैं ये हूँ वो हूँ कहने लगेगा। वो आप खुद की नज़र में गिरने लगेंगे, मैं तो उससे छोटा हूँ, तो वो आप पर हावी हो जाएगा। और आप उसका विरोध भी कर सकते हो। उसने कुछ कहा तो आपने उसका विरोध कर लिया, आप चाहते नहीं उससे बात करना, तो जितना आप बात करोगे वो भी बात करेगा, वो भी खंडन करेगा, फिर आप लड़ाई हो जाएगी, विवाद हो जाएगा, तो भी आप पर वो हावी होगा। मगर आप उसके साथ ना विरोध करो ना समर्थन करो। वो कुछ कह रहा है तो आप चुपचाप बैठ जाओ, उसको कहने दो। उसका समर्थन भी मत करो, विरोध भी मत। हाँ अच्छा कहा तूने, ये कहोगे तो फिर और कहेगा वो, और अच्छा उसको मज़ा आ जाएगा कहने में। आप उसको कहोगे कि तुमने जो कहा ये बिल्कुल बेकार है, फिर वो और बोलेगा, वो उसको कार बनाने के लिए। मैं एक कॉलेज में जहाँ प्राध्यापन करता हूँ, तो वहाँ एक ऐसे प्राध्यापक है जिसके साथ बैठना कोई भी पसंद नहीं करता। कोई प्राध्यापक अगर वो कहीं पर बैठे हैं तो और प्राध्यापक वहाँ से दूसरा रास्ता निकाल के चलते हैं। वो कहते हैं कि देखो वो है वहाँ, उनके साथ कोई भी बैठना नहीं चाहता। मगर मैंने शुरू में जब उस कॉलेज में आया था तो अद्भुत लगा ये बात, तो मैं उनके साथ बैठा। तो उनके साथ जो भी बैठते हैं वो ये व्यवहार करते हैं, वो दार्शनिक बात करते हैं, वो खुद को बताते हैं कि वो बड़ा आध्यात्मिक है और उनको सब पता है, और क्या है क्या नहीं, क्या आत्मा है क्या परमात्मा है, उसको सब पता है। और एक दिन किसी दिन उसको बहुत बड़ा विस्फोटन हुआ था आत्मज्ञान का, तो उसके बाद वो आत्मज्ञानी हो गए। मगर वो दिखने में पागल जैसे दिखाई पड़ते थे सबको। तो उनके पास बैठना इतना तनावपूर्ण हो जाता, क्योंकि वो बात करते ही रहता, और उनकी बातों को अगर विरोध कर दो तो फिर और ज़्यादा तर्क लेकर आता है वो, फिर उसको सुनना ही पड़ता है। और अच्छा कहे दो उसको, हाँ बहुत अच्छा कहा है, तो फिर वो अच्छी अच्छी बात और निकालेगा, तो आपको वहाँ से वो जाने नहीं देगा। तो जो भी उसके साथ बैठता है उसको 2-3 घंटे उसके साथ बैठना होता है, वो जाने ही नहीं देता, उलझाए रखता है आप। मगर कोई भी आदमी उसके साथ जो बैठेगा कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए। कभी कभी वो उसको खुश करने के लिए कह देता है कि हाँ ठीक है आपने अच्छी बात बताई, तो इसलिए बताते हैं कि नहीं बताते हैं कि उसने अच्छी बात कही, इसलिए बताते हैं कि इसके पीछे छूटना पड़ जाए, मेरे पीछे से हट जाए, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। मगर जब ये कहते हैं तो फिर वो और ठीक कहता है, और ठीक बात बताया, तो ये भी सुन ले, ये भी सुन। तो मैंने उनके साथ ये प्रयोग किया साक्षी का, और साक्षी को हम जहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उनके साथ में बैठा और वो कहते ही रहता है, और मैं ना यस कहता नहीं नो कहता। उनके पास जो आते थे वो जाने के लिए आतुर होते थे, इसलिए वो उनको रोकने के लिए वो तर्क प्रस्तुत करता था। मगर मैं जाने के लिए
मैं निर्णय नहीं करता, मैं तो वहाँ मज़े लेकर बैठ जाता। तो वो फिर वो तर्क करने की अवस्था उसकी होती नहीं। और कुछ कहता है तो मैं हाँ हाँ हूँ करता, उसको बोलने देता, चुपचाप बैठा रहता। मगर धीरे धीरे वो असीन पसीन हो रहा होता है, क्योंकि वो क्या कहें। अगर ठीक कहता तो कहने के लिए और बात होती, और गलत कहता तो सही वाली बात और करनी होती, तर्क प्रस्तुत करना होता। मगर उसके जो शब्द है वो ख़त्म हो गए, वो जो कुछ कहना चाहता है। तो फिर बाद में वो शरीर में टच करके बात करने लगता है, क्योंकि मेरे शरीर में वो हाथ लगाएगा कहीं पर और बात कहेगा, क्योंकि मैं उसकी बातों को ध्यान दे नहीं रहा। तो जब वो करता है तो उसको भी मैं करने देता, तो भी मैं चुपचाप हाँ हाँ हूँ करता। तो बाद में फिर वो खुद ही चला जाता। और उसके बाद जब भी वो मिलता है तो मेरे साथ वो नहीं बढ़ता है, वो दूसरे लोग उसके पीछे जाते नहीं, और वो मेरा पीछा जाता नहीं। जब मैं देखता हूँ कहीं तो वो वहाँ आता नहीं, और दूसरे लोग के साथ जाता है। तो ये एक बिल्कुल प्रयोग है साक्षी का। तो इसका आप प्रयोग करें, बाहर भी प्रयोग करें और भीतर अपने विचारों के साथ भी प्रयोग करें। आप माने कि वो जो प्राध्यापक है वो आपका विचार है, क्योंकि विचार आपको यही कहता है ना, आपको वो जो मैंने कहा उसी प्राध्यापक की तरह वो विचार आपको उलझाए रखता है ना। विचार आपके पास कुछ अच्छी बात लाएगा और आप उसको पसंद करोगे तो वो विचार और अच्छी बात लेकर आएगा, और आप उन विचारों के परेशान हो जाएंगे, फिर तो विरोध करने लगेंगे। तो जितना विरोध करने लगेंगे फिर और विचार आ जाएंगे। तो विचारों के साथ हम इस तरह रहना है, जैसे उस प्राध्यापक के साथ मैंने उदाहरण दिया। विचारों को आप आने दो, उससे प्रभावित मत हो जाओ। कुछ विचार बुरा आ गया तो एकदम से दुखी मत हो जाओ, कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, और कोई बुरा विचार भी नहीं होता है। आप व्याख्या करते हो तो वो बुरा हो जाता है। तो आने दो, जाने दो विचारों को, आप चुपचाप बैठ रहा और विचारों के प्रति दूरी बनाओ, तो विचार उसी तरह आपके वहाँ से जाएगा जैसे कुत्ता जाता है, जैसे एक प्राध्यापक जाता है। तो फिर आप अपने में आओगे, फिर तो वो जो अनुभव होगा वो साक्षी का अनुभव, और इसको लगातार प्रयास करना है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कुछ नए मित्र होंगे जो इस तरह की साक्षी और गाइडेड मेडिटेशन चाहते हैं, मेरे पास जो है, तो उनको प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप पर चैट करें। उसका लिंक या नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।